स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो का है आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। ये आपका जूलॉजी का टॉपिक है और हम एनईपी का कोडिंग पढ़ा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो देखिए ये एमएससी में भी टॉपिक है, यानी कि जो एमएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, जो आपकी मोलिकुलर बायोलॉजी है, जो पेपर 4 है, उसका भी ये टॉपिक है जो कि एनईपी के अकॉर्डिंग अभी चली है। तो चलिए देखते हैं पहले कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होता क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता क्या है। तो चलिए मैं पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बताती हूँ। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए के बाद क्या बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली होगी कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और जब एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। और देखिए ये जो एमआरएनए होता है ये कुछ प्रोसेस में होता है, लेकिन यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए के बनने की जगह जहाँ एमआरएनए बनना है उससे पहले एचएनआरएनए का भी फॉर्मेशन होता है। तो जो ये एनएचआरएनए होता है ये क्या होता है, इनमेच्योर एमआरएनए होता है, यानी कि ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है। और जो यहाँ पर एमआरएनए भी बन रहा है तो ये भी मैच्योर नहीं है, यानी कि ये फंक्शनल नहीं है, ये अभी कार्य नहीं कर सकता। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। अब देखिए आज का जो टॉपिक है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन जो है, यानी कैसे रेगुलेट करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल को। तो सबसे पहले कोई भी डीएनए होता है, मैं आपको थोड़ा सा स्टेप में बता दूं, कोई भी डीएनए होता है ये 3' इंटू 5' की ओर होता है, यानी कि इसके दो रीजन होते हैं, 3 इंटू 5', ये एंड होते हैं। इसे ये जो होता है इसे यूटीआर बोला जाता है। ये प्रमोटर होता है, यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, यानी कि इसमें 3 कह सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो कि फंक्शन करने का काम करते हैं। तो जो ये आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है। आरएनए कोडिंग सीक्वेंस का मतलब है यानी कि ये किसी भी चीज़ को कोड करते हैं। जैसे कोई भी आरएनए है तो वो कोड करके ही तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक कह सकते हैं लोकेशन को या स्पेसिफिक साइट को कोड करके नए प्रोटीन का या नए सीक्वेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये एक डीएनए होगा, ये प्रमोटर साइड है, और ये आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में जो अगला स्टेप है इसमें ये ट्रांसक्रिप्शनल का स्टेप है। यहाँ पे कोई भी है, यहाँ पे कोई भी कैपिंग है। देखिए अब इसमें जो ये स्ट्रक्चर है, पहले मैं आपको इसकी थ्योरी समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी, क्योंकि आपको कैपिंग का, टेलिंग का और स्प्लाइसिंग का समझ में नहीं आएगा, तो आपको थ्योरी बता दूँ उसके बाद आपके समझ में आ जाएंगे। जो ये इंट्रोन है और एक्सोन है, तो देखिए जो एक्सोन है और इंट्रोन है ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है, कोई भी ये एमआरएनए मान लीजिए आप, इसमें ये पूरा एमआरएनए, ये इंट्रोन है और ये एक्सोन है। ये एक्सोन, ये इंट्रोन, ये एक्सोन, ये इंट्रोन, एक्सोन और इंट्रोन और एक्सोन। देखिए जो एक्सोन होता है, एक्सोन एक ऐसा एमआरएनए का पार्ट होता है जो कि आगे जाकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि प्रोटीन बनाने का काम करता है, जो कि आपका क्या होता है, इंट्रोन होता है। लेकिन जो एक्सोन होता है वो क्या करता है, ये नॉन फंक्शनल पार्ट होता है किसी भी एमआरएनए का, यानी कि ये किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन नहीं करता जो एक्सोन होता है। और जो इंट्रोन होता है ये आगे चलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो इंट्रोन और एक्सोन आपको पता चल गया होगा। मान लीजिए ये पूरा क्या है, इंट्रोन और एक्सोन है, इसमें ये इंट्रोन है, ये एक्सोन है, और ये क्या हो गया, ये इंट्रोन है, ये इंट्रोन है। तो देखिए मैंने क्या बताया, जो इंट्रोन होता है उसे रिमूव किया जाता है, और एक्सोन का, यानी कि यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया,
इंट्रॉन को बाहर निकाल लिया, अलग कर लिया, और एक्सॉन को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो देखिए ये दोनों जो सब यूनिट है ये अलग हो गई, यानी कि इंट्रॉन अलग हो गया और एक्सॉन अलग हो गया। तो देखिए जो ये इंट्रॉन होता है ये नॉन फंक्शनल होता है। क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है, यानी कि ये कोई भी फंक्शन नहीं करता। लेकिन जो एक्सॉन होता है ये फंक्शनल होता है, फंक्शनल होता है, जिसके कारण इंट्रॉन को और एक्सॉन को अलग कर लेता है, क्योंकि ये mRNA में होता है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, ये अलग कर दिया और ये अलग कर दिया, और ये प्रोटीन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये फंक्शनल होता है। तो आई होप कि आपको इंट्रॉन और एक्सॉन का मीन्स पता चल गया होगा। ये यहाँ पर जो है ये इंट्रॉन और एक्सॉन को बताया गया है। जो ये ग्रीन कलर का है ये एक्सॉन है, और जो ये रेड कलर से है ये इंट्रॉन है। तो कोई भी डीएनए का जो पार्ट होता है उसमें इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में देखिए, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो जब डीएनए से एमआरएनए बना है, ये क्या बन रहा है, ये एमआरएनए ही बन रहा है, यानी कि इनमैच्योर आरएनए। इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन होंगे। तो मैंने बता दें जो एमआरएनए होता है इसमें दो साइट होती है, एक्सॉन की और इंट्रॉन की। जो एक्सॉन होते हैं ये फंक्शनल होते हैं, और जो इंट्रॉन होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो इस तरीके से इनमें कैपिंग की जाती है, और इनमें टेल जोड़ी जाती है, जो कि पॉली ए टेल बोला जाता है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड की जो चेन टेल होती है उसे लगाया जाता है, जिसे कैपिंग स्प्लाइसिंग भी बोला जाता है। और देखिए इस तरीके से 3 UTR होता है। उसके बाद में RNA स्प्लाइसिंग होगी, इंट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, यानी कि इंट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाएगा, और प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस, यानी कि जो कोड करेगा, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा वो आगे काम करेगा। ये क्या हो गया, ये 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम एंड हो गया, ये ए का कोई भी कैपिंग टेलिंग हो गई, ये 3 प्राइम एंड होगा यहाँ पर। उसके बाद में ट्रांसलेशन की प्रोसेस हुई, और ये पॉलीपेप्टाइड की कोई भी चेन, जो चेन बनती है प्रोटीन की वो पॉलीपेप्टाइड की बनती है। तो क्या बन गया, प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप कि आपकी ये समझ में आ गई होगी। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से HNRNA, फिर mRNA, फिर प्रोटीन बनेगा। तो क्या बनेगा, पहले HNRNA, फिर mRNA, और फिर प्रोटीन, यानी कि वही प्रोसेस होगी इंट्रॉन और एक्सॉन की प्रोसेस होगी। जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब mRNA बनेगा, मैंने बताया पहले डीएनए फिर mRNA, जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA बनेगा तो क्या होगी, वहाँ पर कैपिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी और एडिटेशन, ये तीनों प्रक्रियाएं होगी। प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, ये यूकैरियोटिक में होती है। तो आपको पता ही है जो प्रोकैरियोट होता है वो क्या होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोट होता है यानी कि प्लांट सेल होता है, और जो यूकैरियोट होता है वो एनिमल सेल होता है। तो मैं आपको इसके बाद में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस बताऊंगी। तो ये क्या होता है, एडिटेशन, ये तीनों होता है जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता और यूकैरियोटिक में होगी। ये क्या होती है, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में ही होता है। तो जो ये प्रोसेस होती है कैपिंग वाली, टेलिंग वाली, ये किस में होती है, ये ओनली यूकैरियोटिक में होती है। तो ये बात याद रखने वाली है कि कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग वाली प्रोसेस किस में होती है, ये ओनली यूकैरियोटिक सेल में ही होती है। यह पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन होता है। और प्रोकैरियोटिक में डीएनए से एमआरएनए बनता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है, जबकि यूकैरियोटिक में डीएनए से एचएनआरएनए बनता है। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें क्या होता है, उसमें एमआरएनए बनता है, और जो यूकैरियोटिक होती है उसमें पहले HNRNA बनता है, उसके बाद mRNA बनता है। तो देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है। जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें क्या बनता है, उसमें mRNA बनता है, और जो यूकैरियोटिक होती है उसमें क्या बनता है, HNRNA, उसके बाद mRNA का फॉर्मेशन होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए से mRNA बनता है, जबकि यूकैरियोटिक में डीएनए से HNRNA बनेगा,
उसमें तो कैपिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी और एडिटेशन होगी। तो जो एचएनआरएनए होगा, देखिए जो यहाँ पर एचएनआरएनए होगा उसमें क्या होगा, उसमें कैपिंग होगी, टेलिंग होगी और स्प्लाइसिंग होगी। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होगी उसमें कुछ नहीं होता, उसमें डायरेक्ट जल्दी जल्दी डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें डीएनए से एचएनआरएनए, फिर एमआरएनए और फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये पॉली एडिटेशनल होता है। तो कैसा होता है, पॉली एडिटेशनल होता है। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ रेगुलेशन पर ही होता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कैसे होता है, उसमें ओनली रेगुलेशन पर ही होता है, ट्रांसलेशन पर होता है। तो कैसे होता है, ट्रांसलेशन पर होता है। और यूकैरियोटिक सेल में कई सारे स्टेप पर, कई सारे लेवल पर यह कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें जो यूकैरियोटिक होती है उसमें कई सारे लेवल होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें ओनली एक दो ही स्टेप होते हैं, और जो कि एपिजेनेटिक, ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो कितनों पर होता है, जो ये एपिजेनेटिक होता है ये ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, रेगुलेशन पर किया जाता है। तो आई होप कि आपके ये स्टेप समझ में आया होगा। अब मैं आपको थोड़ा जो ये यूकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक होता है थोड़ा इसके बारे में बता दूं, यानी कि जो प्रोकैरियोट सेल होती है और जो यूकैरियोट सेल होती है इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मान लीजिए ये क्या है, ये सेल हो गई दो, ये हो गई प्रोकैरियोटिक और ये हो गई यूकैरियोटिक। तो इसमें देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल जो हो गई यानी कि प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, ये हो गई। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल हो गई ये एनिमल सेल, एनिमल जितने भी जीवित लोग होते हैं, जो लिविंग होते हैं, ये उनकी हो गई। अब देखिए जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, बीच में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, यानी कि डीएनए पाया जाता है। तो देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या पाया जाता है, डीएनए में जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम, ये डीएनए पाएगा। इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, इसके अंदर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर ही एक पॉइंटेड न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। इसके बाद क्या पाई जाएगी, इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाएगी जो कि इससे लगी रहती है। तो देखिए जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे ईआर भी बोला जाता है। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप की होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि एक साइड पर तो क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, और एक साइड पर स्मूथ होती है, यानी कि राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो ये हो गया। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर वैक्यूल्स पाए जाएंगे सेल में, वैक्यूल्स पाए जाएंगे। उसके बाद में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, जिसे पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें गोल्जी बॉडी भी पाई जाएगी, सिस्टर्नी भी पाई जाएगी, बहुत सारे कह सकते हैं। इसमें ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। तो इसमें क्या होगा, मैं अब आपको मेन स्टेप समझा दूं कि क्या होता है जब डीएनए से एमआरएनए बनता है। इसमें जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो ये न्यूक्लियस से कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आएगा। और एमआरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा
तो वो साइटोप्लाज्म से बाद में बाहर आएगा, यानी कि पहले डीएनए बनेगा, उसके बाद एनए, फिर उसके बाद में एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। देखिए इतनी सारी प्रोसेस होती है, इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, और इसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो आपको समझ में आ गया, इतने स्टेप होने के बाद में इसे सेल को बनने में बहुत सारा समय लगता है, यानी कि प्रोटीन को बनने में बहुत समय लगता है यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इसमें एक तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें तुरंत ही तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, तुरंत ही, यानी कि एमआरएनए बनता है। इसमें एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता, डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से डायरेक्ट ही प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि इसमें समय नहीं बनता। जैसे ही डीएनए बना, डीएनए के एमआरएनए तुरंत बाद, और एमआरएनए बनते बनते ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, पहले डीएनए बनेगा, उसके बाद एमआरएनए, और उसके बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये 2 स्टेप बनने में भी समय लगते हैं। पहले डीएनए का जो स्टेप होगा, एचएनआरएनए, ये कंप्लीट होगा, उसके बाद में एमआरएनए का प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद में प्रोटीन का बनने का प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए बन रहा है, उसमें एमआरएनए बन रहा है, यानी कि एमआरएनए आधा बना तो प्रोटीन भी आधा बन गया, इस तरीके से ये बनते रहते हैं। तो आई होप कि आपके इनमें डिफरेंस समझ में आएगा। मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंस में बताऊंगी कि क्या होता है इनमें डिफरेंस। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू गाइस।